नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रूप सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए तोरई की खेती की जानकारी दूंगा। तोरई जिसके लिए हम लुम्फा भी बोलते हैं और इसके लिए रिज गार्ड भी बोलते हैं। रिज गार्ड इसका अंग्रेजी नाम है, हिंदी का नाम इसका तोरई है। तोरई की खेती हमारी दो सीजन में की जाती है। एक तो हमारी गर्मी की सीजन में की जाती है, एक हमारी बरसात की सीजन में की जाती है। जो गर्मी की सीजन में की जाती है उसकी बुवाई हम बसंतकालीन समय में करते हैं, यानी कि गर्मी की सीजन में जो तोरई की खेती करते हैं उसकी बुवाई फरवरी के माह में कर दी जाती है। तो अच्छा लिए मुख्यतः जून के महीने में उसकी बुवाई करनी पड़ती है। जून के महीने में जिसकी हम बुवाई करते हैं वो हमारी लगभग अगस्त से लेके और अक्टूबर तक उसकी हमें फ्रूटिंग मिलती है। इसके बाद में बरसात सीजन में इसी हिसाब से जैसे कि लेट होती जाती है तो उसी हिसाब से समय के अनुसार चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर मान लो जो जुलाई में लग रही है तो वो आपकी 1 महीने बाद तक भी आपको फल देगी। तो अभी जो समय चल रहा है बसंतकालीन फसलों का समय चल रहा है, तो हम बसंतकालीन तोरई के बारे में बातचीत करते हैं। बसंतकालीन तोरई का अभी समय शुरू हो चुका है। ज़्यादातर किसानों ने जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं वो इस समय पे बीजों को उन्होंने बोना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको इसलिए देने वाला हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट बीज की बुवाई कर देते हैं, उससे जो समस्या होती है वो सबसे मुख्य समस्या ये है कि अगर हम तोरई की डायरेक्ट बुवाई करते हैं तो हमारे सामने जो समस्या आती है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ तो रोग बीज के साथ आते हैं, कुछ रोग हमारे ज़मीन में पनपते हैं। जो ज़मीन में रोग पनपते हैं वो पौधे की जड़ों पर लग जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है उसकी स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है। तो हमें ये कुछ बातें हैं वो समझ लेना चाहिए कि कौन सी विधि से अगर हम खेती करते हैं तो ज़्यादा अच्छी होगी। किसान साथियों, सब्जियों की खेती की बात करें तो सब्जियों की खेती में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब्जियों में बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं और रोगों से बचाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको नर्सरी बनानी चाहिए। नर्सरी बनाने के पश्चात जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर उसकी 1 महीने का पौधा हो जाता है, तब हमें उसकी प्लांटिंग करनी चाहिए। अब बात आती है नर्सरी के क्या क्या फ़ायदे हैं। नर्सरी मुख्यतः एक तो ये भी बात है, नर्सरी बनाने से ये भी फ़ायदा है कि अगर हमारे लिए अभी खेत में हम बुवाई करें तोरई की या जो भी हमारी सब्जियों की फसलें हैं उनकी अगर बुवाई कर रहे हैं तो हमारे पास खेत खाली होना चाहिए। अगर खेत खाली नहीं है तो हम जब खेत खाली होगा तब हम बुवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी फसल लेट हो जाएगी। तो एक तो ये फ़ायदा है नर्सरी बना के फसलों को लगाने से कि अगर हम नर्सरी को कहीं छोटे से हिस्से में बना लें और उसके बाद में जब हमारा खेत खाली हो तब हम खेत की तैयारी करके नर्सरी की प्लांटिंग उसमें कर सकते हैं। तो लगभग 1 महीने का जो टाइम है वो हमारा बच जाता है और हमारी फसल 1 महीना लेट ना होकर वो फसल टाइम की ही हो जाती है। तो नर्सरी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नर्सरी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ज़मीन में बहुत सारे जो सॉयल बॉर्न डिजीज़ होते हैं वो पहले से विद्यमान रहते हैं। तो उनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए हमको नर्सरी बनानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नर्सरी हमको कम क्षेत्रफल में बनानी होती है तो उसकी केयर अच्छे से कर लेते हैं, उसकी देखरेख अच्छे से कर लेते हैं, उसका निवारण है वो आराम से किया जा सकता है। अब नर्सरी बनानी कैसे चाहिए? नर्सरी मुख्यतः 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक तो हम खेत में बेड बनाकर बनाते हैं नर्सरी, एक हम प्रो ट्रे में बनाते हैं। प्रो ट्रे का मतलब है प्लास्टिक की ट्रे। प्लास्टिक की ट्रे आती है, प्लास्टिक की ट्रे में हमें नर्सरी बनानी है तो उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हमारे लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमको एक ट्रे लेनी होती है और ट्रे में हमारे लिए कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट या साधारण कंपोस्ट ले लेते हैं।
कोकोपीट में कंपोस्ट के लिए मिलाया जाता है। इनका अनुपात विशेष ध्यान रखना है कि कोकोपीट का और कंपोस्ट का अनुपात जो है वो 1:1। 1:1 का मतलब है 1 हिस्सा कोकोपीट का 1 हिस्सा कंपोस्ट का। यानी कि अगर हमको 10 किलो मटेरियल बनाना है तो 10 किलो में हमारे लिए 5 किलो कोकोपीट और 5 किलो कंपोस्ट होना अनिवार्य है। अगर हम इस तरह का अनुपात बनाते हैं तो हमारी जो भी मीडिया बनेगा वो हमारा बहुत ही फर्टाइल होता है और उसमें अंकुरण बहुत अच्छा हो जाता है। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोकोपीट अगर हमारे लिए तैयार करना है तो कोकोपीट में कुछ गर्मी होती है, तो उस गर्मी को कम करने के लिए कोकोपीट के लिए पहले पानी में भिगो लेते हैं। अच्छे से पानी में भिगोने के बाद में फिर उसके लिए निचोड़ के पानी से और उसको कहीं छायादार स्थान में सुखा लेते हैं। सुखाने से ये फायदा होता है कि उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पौधों के लिए मिल पाए। उसके बाद में जब हमारा कोकोपीट और कंपोस्ट का मिश्रण कर लेते हैं तो उसके लिए हम अच्छे से प्रोट्रे में मिला देते हैं, प्रोट्रे में भर देते हैं। प्रोट्रे में भरने के पश्चात हमारे लिए उसमें कुछ फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करता है। नॉर्मली ज़्यादातर जो सीड आ रहे हैं वो ट्रीटेड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि वो कोई भी फंगस हो सकता है, कंपोस्ट के साथ कोई फंगस आ सकता है, तो उस फंगस के लिए दूर करने के लिए हमारे लिए उसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। फंजीसाइड में आप सबसे बेस्ट फंजीसाइड है आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम के लिए बाविस्टिन नाम से भी मिल जाती है, तो कार्बेंडाजिम सबसे अच्छा फंजीसाइड है, उसके लिए हम लगा सकते हैं क्योंकि वो सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। तो जितने भी सोइल बोर्न डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड में काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर हम कार्बेंडाजिम नहीं लें तो सबसे अच्छी जो बात है जो देसी है और एक प्रकार से वो ऑर्गेनिक में भी आता है, तो ट्राइकोडर्मा को भी ले सकते हैं। फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लिया हमने अच्छे से कोकोपीट के लिए ट्रे में भर दिया। ट्रे में भरने के पश्चात हमारे लिए जो बीज होते हैं उन बीजों को हमारे लिए उसमें बो देना है। एक होल में एक ही बीज को बोना है, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। बीज बोने के पश्चात जब हम बीज बोने के पश्चात अच्छे से ट्रे के लिए रखना है। ट्रे हमको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे स्थान पे ट्रे रखनी चाहिए। ट्रे रखने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी के संपर्क में ट्रे को नहीं रखना है। अगर हम डायरेक्ट खेत में अगर रख रहे हैं ट्रे के लिए तो नीचे कुछ पॉलीथीन वगैरह बिछा लेना चाहिए, जिससे कि जमीन के संपर्क में जो पहले से अगर कोई भी सोइल बोर्न डिजीज है तो वो हमारा ट्रे पे नहीं आए, जिससे कि हमारा जो बीज है वो फंगस के संपर्क में नहीं आ पाए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बीज बोने के पश्चात हमको उसमें अच्छे से हल्का पानी का छिड़काव करके और अच्छे से हमारे लिए ट्रे को ढक देना है। ढकने के बाद में 3 से 4 दिन बाद जब हम उनके लिए खोल के देखेंगे तो अंकुरण हो चुका होगा। अंकुरण होने के बाद में उनको हमें पॉलीथीन को हटा देना है। फिर उनके लिए एक कम टेम्परेचर वाली जगह में, जहाँ की एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, कमरे के तापमान वाली जगह पे हमको रखना है, जिससे कि हमारी जो नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो पाए। उसके बाद हमको हजारे से उनकी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हर तीसरे दिन पे सिंचाई करनी है। इस तरीके से हमारी जो नर्सरी है वो लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है और हमारा जो खेत है वो भी हमारा तैयार हमें करके उसके बाद में उनको उनकी प्लांटिंग कर देनी है। प्लांटिंग करते समय हमको ये कुछ बातें हैं उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम नर्सरी की प्लांटिंग करें तो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। यानी पौधे से पौधे की दूरी के लिए कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो हमारी 5 से 6 फीट तक रख सकते हैं। इतनी डिस्टेंस इसलिए रखेंगे क्योंकि जो तोरई का पौधा है उसकी बेल फैल के चलती है, तो उसके लिए थोड़ा बढ़ने के लिए और फैलने के लिए स्पेस भी चाहिए। अब यहाँ ये भी कर सकते हैं, अगर वर्टिकल कंडीशन में कर रहे हैं तो हमारे लिए अगर अच्छे से जाल बना के कर रहे हैं तो फिर इस डिस्टेंस को कम भी किया जा सकता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है, अगर हमारे लिए उसकी जो बेल है वो अगर फैला के चलानी है, अगर हमने वर्टिकल या कोई भी जाल नहीं बनाया है तो हमारे लिए उसका डिस्टेंस को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी जब फसल अच्छे से जब हम लगा देते हैं, रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद में हमें
खेत में अच्छे से इनकी केयर करनी होती है। फिर समय समय पे इनकी सिंचाइयाँ हैं, निराई गुड़ाई है, और इसके संबंध में आगे हमारे लिए समय समय पे विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद में हमारी जो फसल है लगभग रोपाई के 1 महीने के पश्चात उसमें फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, और फूल बनने के साथ साथ उसमें फिर फल भी आने लगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये अर्ली टाइम में शुरू हो जाती है, तो इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है और मार्केट में इसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जब समय से चलने लगेगी, समय से शुरू हो जाएगी, तो उसमें रेट अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की जानकारी के लिए हम आगे अगली वीडियो बनाएंगे तोरई की खेती के संबंध में, या जो भी हमारी तोरई की खेती के संबंध में जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें यहाँ से आगे की जानकारी भी देंगे। तो चैनल पर आप लगातार जुड़े रहिए, और समय समय पर मैं आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें और चैनल को अच्छे से अपना प्यार देते रहें। जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं या पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।